गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोड्डा में। तो हम लोगों ने 3 टैक्सोनॉमी देख चुका था। क्लासिकल फोनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और साइटो टैक्सोनॉमी और कीबो टैक्सोनॉमी। अब लास्ट इसका है चौथा क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। आज का टॉपिक यही है, ये नंबर 4 है। नंबर 4 क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। हिंदी में भी इसी को ऐसे ही लिखेंगे, क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं। यह विशेष रूप से विकासवादी संबंधों पर आधारित है, जिसे फाइलोजेनी कहा जाता है। आप लोग मैंने बताया था कि फाइलोजेनी क्या है, एक विकासशील संबंधों का अध्ययन जिसमें होता है वो ब्रांच क्या कहलाएगा मेरा, फाइलोजेनी। तो ये क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी जो है ये किस पे निर्भर कर रहा है, यह विकासवादी संबंध यानी कि फाइलोजेनी पर निर्भर कर रहा है। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह आकार की समानताओं या अंतरों की उपेक्षा करता है। हम लोग क्लासिफिकेशन पहले देखे जिसमें क्या था, पुराने क्लासिफिकेशन के अनुसार उसमें जो है उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी कि वो दिखता कैसा है उस हिसाब से उसको हम लोग क्या कर रहे थे, वर्गीकृत कर रहे थे। तो यहाँ जो क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी है इसमें हम लोग आकार की समानता या उसका अंतर को हम लोग नहीं देखेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या देख रहे हैं, फाइलोजेनी को देख रहे हैं। फाइलोजेनी का क्या मतलब हो गया कि जो पास्ट में है, जो पास्ट का जीव था और अभी जो प्रेजेंट का जीव है, दोनों के बीच का क्या संबंध है उस पर निर्भर करता है ये क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। तो इसमें देख रहे हैं एक संपूर्ण समूह के समानताओं वाले लक्षण जो समान पूर्वज से प्राप्त हुए हैं पैतृक लक्षण कहलाते हैं। पूछेगा कि पैतृक लक्षण किसको बोलते हैं, यह कुछ टर्म्स हैं उनको। एक संपूर्ण समूह के समानताओं वाले लक्षण जो समान पूर्वज से प्राप्त हुए हैं कैसे लक्षण कहलाएंगे, पैतृक लक्षण। मीन्स क्या हुआ कि जो समान पैतृक से आएगा मतलब उसका वंशज जो होगा समान पीढ़ी का होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट उसका जस्ट उल्टा देख लेते हैं। वैसे लक्षण जो संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से वंशज लक्षणों से भिन्न होते हैं व्युत्पन्न लक्षण या डिराइव्ड कैरेक्टर्स कहलाते हैं। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि वैसे लक्षण जो संरचनात्मक तथा कार्यात्मक, मतलब संरचना के दृष्टि से देख लो चाहे कार्य करने की दृष्टि से देख लो। कैसे वंशज लक्षण मीन्स क्या था, जो पैतृक लक्षण से संतति पीढ़ी में जो लक्षण आ रहे थे उनसे वो क्या था, भिन्न था। तो ऐसे लक्षण को क्या बोलते हैं लोग, व्युत्पन्न लक्षण या डिराइव्ड कैरेक्टर्स। क्लियर है। तो डिराइव्ड कैरेक्टर्स कब आता है, वे विकास के दौरान उत्पन्न होते हैं। जबकि वंशज लक्षण क्या था कि जब प्रजनन हुआ तो उसमें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता था। लेकिन जब व्युत्पन्न लक्षण आएगा तो कैसे होगा, या इवोल्यूशन का टाइम होगा। क्लियर है। जैसे कि मान लिया कुछ नया गुण आना तो वो क्या होगा, मतलब जो पहले वो गुण नहीं था लेकिन अब उसमें आ गया है। क्लियर है। और नए उपसमूह का निर्माण करता है। मीन्स इसका गुण नया आया तो एक नया उपसमूह उसमें से बना लेगा। सपोज दैट मान लिया आप एक व्यक्ति हैं जो कि अभी कहाँ है, झारखंड में उष्णकटिबंधीय प्रदेश में है, और आपको यदि शिफ्ट कर दिया जाए जम्मू कश्मीर में तो वहाँ कैसा होगा, कोल्ड होगा मौसम, जबकि यहाँ पे वेदर उसकी अपेक्षा कम होगा। तो क्या होगा, जब हम वहां पे जाके बस के सेटल हो गए तो क्या होगा, मेरा 1-2 पीढ़ी आने के बाद क्या होगा, वहाँ के जो ठंडा है वहाँ का उसके अनुकूल हो जाएगा, उसको एडॉप्ट कर लेगा। तो वही अनुकूलता वाला लक्षण क्या कहलाएगा, अनुकूलन या फिर व्युत्पन्न लक्षण कहलाएगा। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, आदमी तो दोनों एक ही है। क्लियर है। लेकिन क्या हो रहा है वहां पे लक्षण में नया लक्षण आया है तो क्या हुआ, उसका उपसमूह मतलब एक अलग ही कैटेगरी उसका बन गया कि जम्मू कश्मीर का यह व्यक्ति है। क्लियर है। यदि उसको भी यहां लेके आएंगे तो क्या होगा, सपोज चलिए आप इसके एग्जांपल चलो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं क्लासरूम का। क्लासरूम का ठीक है। क्लासरूम में एक से एक बच्चा होता है तो क्या होता है इसमें, सपोज दैट कुछ ऐसे विद्यार्थी आ गए गॉड गिफ्टेड वाले जो कि
तेज थे, मतलब बचपन से, तो क्या होगा, वो तेज अपने जैसे अपने लेवल के बच्चों के साथ वो फ्रेंडशिप करेंगे। क्लियर है। और ठीक इसके विपरीत जब हम किसी बकलोल ग्रुप का जो कि बैक बेंचर्स है उनको लेते हैं, तो क्या होगा, वो अपने जैसे बुड़बक विद्यार्थियों का समूह में रहना पसंद करेंगे। तो क्या होगा, पहले तो क्या है, पूरा क्लास है, लेकिन उसमें कैसा दो उप समूह आ गए। एक तो आ गया आपका इंटेलिजेंट का आ गया, और दूसरा बैक बेंचर्स का आ गया। क्लियर है। तो ये दो नए उपसमूह का निर्माण करें। तो यही चीज कहना चाह रहा है कि दो मतलब जो नया उत्पन्न लक्षण आएगा तो उसके हिसाब से नया उपसमूह क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है। और यही एक या अधिक व्युत्पन्न लक्षण क्या है, जो व्युत्पन्न लक्षण चाहे एक हो चाहे अधिक हो, तो क्या है, संपूर्ण उपसमूहों में प्रतिगामी होंगे। मीन्स प्रजनन में जब भाग लेगा तो ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होंगे, यानी कि प्रतिगामी होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पैतृक लक्षणों को लिज्मोमॉर्फिक लक्षण कहा जाता है तथा व्युत्पन्न लक्षणों को एपोमॉर्फिक लक्षण कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, व्युत्पन्न लक्षणों के विनिमय को सिनेपोमॉर्फी कहा जाता है। मीन्स क्या, जो डिराइव्ड कैरेक्टर्स है इसका एक्सचेंज को मतलब क्या बोलेंगे, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जब जाएगा तो उसका एक्सचेंज को क्या बोलेंगे, सिनेपोमॉर्फी। मीन्स क्या हो गया, डिराइव्ड का एक तो ऐसा समूह होगा जो कि क्या होगा, उसमें जो लक्षण होगा कैसा होगा, पैतृक लक्षण होगा, और एक समूह क्या होगा जिसमें कि व्युत्पन्न लक्षण, यानी कि उसमें वैरायटी आ चुकी है। तो क्या होगा, जब ई दोनों का जीवों के बीच का समष्टि के बीच जब प्रजनन होगा तो क्या होगा, लक्षणों के बीच आदान प्रदान होगा। उसी विनिमय को क्या बोलेंगे, सिनेपोमॉर्फी कहेंगे। क्लियर है। आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सिनेपोमॉर्फी से क्या तात्पर्य है, वहां पे ऑप्शन दे देगा, व्युत्पन्न लक्षणों का विनिमय, पैतृक लक्षणों का विनिमय, इनमें से कोई नहीं, ऐसे कुछ करके दे देगा। क्लियर है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी में विकासी संबंध को स्थापित करने के लिए केवल विनिमय किए गए व्युत्पन्न लक्षणों को ही लिया जाता है। मीन्स क्या हो गया, जो क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी है उसमें यदि हमको फाइलोजेनी को दिखाना है तो इसमें उन्हीं डिराइव्ड कैरेक्टर्स को यूज किया जाता है जो कि क्या, विनिमय हुए हैं, यानी कि एक्सचेंज हुए हैं। आपको पैतृक लक्षण के बारे में पता है, व्युत्पन्न लक्षण के बारे में पता है, तो मतलब क्या, जो पैतृक लक्षण इसमें था तो वो इसमें भी होगा, लेकिन व्युत्पन्न लक्षण क्या है कि उसमें कुछ नया लक्षण आया है। क्लियर है। और जब ऐसा हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, हमको पता चला है कि कौन से लक्षण का यहाँ पे एक्सचेंज आदान प्रदान हो रहा है, तो हम क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी में बस उन्हीं लक्षणों का यूज करेंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विकासी संबंधों का ग्राफीय निरूपण क्लेडोग्राम या फाइलोजेनेटिक ट्री या फैमिली ट्री कहलाता है। यदि हम विकासी संबंध पे कि मतलब पहले एक कोशिकीय जीव आया, फिर बहुकोशिकीय जीव आया, उसमें फिर वैरायटी आया, तो इस तरह से हम जब देखेंगे उसका जब ट्री बनाएंगे, मान लिया यहाँ बनाते हैं एक प्रोटिस्टा है जो कि यूनिसेल्युलर है, फिर मल्टी सेल्युलर वाला आ गया, उस तरह फिर इधर और स्लेंट्रेटा, एनवेलिया, प्लांटी, इस तरह करके बन गया, तो क्या कहलाएगा, यही आपका फाइलोजेनेटिक ट्री, क्लेडोग्राम या फैमिली ट्री कहलाएगा। क्लियर है। एक फैमिली ट्री में जब फैमिली ट्री का यूज होता है तो उसमें कौन सा टेक्सोनॉमी का यूज होता है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का यूज होता है। मीन्स न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी किसको बोले थे हम लोग, कि जब हम कंप्यूटर की सहायता से उसमें लक्षणों के बारे में समानता या विषमता का अध्ययन करेंगे तो उसको न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहे थे। तो एक फैमिली ट्री न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी पर आधारित होता है, और जब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी पर आधारित है इसको हम डेंड्रोग्राम बोलते हैं। बोलेगा डेंड्रोग्राम क्या है, तो डेंड्रोग्राम एक फैमिली ट्री है जो कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी पर आधारित होता है। आपको एक एग्जांपल मैं देने जा रहा हूँ। क्लियर है। तो आगे देखिए ये फैमिली ट्री कैसा होता है। एक फाइलोजेनेटिक ट्री में हम लोग देखे थे, आपको मैं बताया था कि उसमें जो स्टार्टिंग होता है हम लोग का, शुरू में इसमें वही रहता है कि मतलब विकासी संबंध दर्शाता है।
तो इसमें पहले देखते हैं, सबसे नीचे का है एंसेस्ट्रल प्रोटिस्ट, मीन्स प्रोटिस्टा का पुराना वंशज। उसके बाद पुराना वो कैसा था, एक कोशिकीय था, उससे फिर क्या हुआ, बहुकोशिकीय यानी कि मल्टीसेल्युलरिटी आया उसमें। उसके बाद फिर आपका आया नो ट्री टिश्यू, मतलब सच्चा टिश्यू नहीं, उसको बोले पैराजोआ, और यूमेटोजोआ यानी कि ट्रू टिश्यू। तो पैराजोआ आपका देखिए सीधा सीधा ऊपर गया है, लेफ्ट साइड ऊपर में पोरीफेरा, और फिर राइट साइड इधर कंटिन्यू हुआ है यूमेटोजोआ ट्रू टिश्यू में। उसे फिर आपका सिमेट्री के हिसाब से बांटा, पहले लेफ्ट साइड गया रेडिएटा यानी रेडियल सिमेट्री वाला डिप्लोब्लास्टिक है, और राइट साइड में बायलेटेरिया बायलेटेरियल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो हम लोग लेफ्ट में देखते हैं रेडिएटा यानी रेडियल सिमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक, इसमें आपका निडेरिया है और टिनोफोरा है। अब नेक्स्ट राइट बायलेटेरिया बायलेटरल सिमेट्री यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखते हैं। अब इसमें सिलोम यानी कि गुहा बॉडी कैविटी के आधार पर ए सिलोमेटा का मतलब हो गया, लेफ्ट साइड में जो है ए सिलोमेटा, उसका अर्थ हो गया कि कोई बॉडी कैविटी नहीं है। उसका उदाहरण आपका है प्लेटी हेलमिंथीज। अब सिलोमेटा ऊपर गया है राइट साइड में, मतलब उसमें क्या है, बॉडी कैविटी है। तो उसमें भी अब देखिए दो टाइप का है, एक तो हो गया सूडोसिलोमेटा जिसमें कि बॉडी कैविटी क्या होता है, मेसोडर्म द्वारा लाइनअप नहीं होता है, तो उसका है निमेटोडा। अब ऊपर राइट साइड यू सिलोमाटा मीन्स जो मेसोडर्म से लाइनअप है, क्लियर है। तो उसमें यू सिलोमाटा में लेफ्ट साइड देखिए प्रोटोस्टोमिया सिलम फ्रॉम सेल मासेस, तो उसमें आपका पहला है मोलस्का, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, क्लियर। फिर अब जब यू सिलोमेटा से ऊपर की ओर जाते हैं तब आता है ड्यूटेरोस्टोमिया सिलम फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्यूब। तो इसमें पहला ऊपर देखते हैं काइनोडर्माटा और दूसरा कॉर्डाटा, क्लियर है। तो यही क्या है कि एक कोशिकीय से बहुकोशिक में कितना सारा बदलाव हुआ किस किस आधार पे, तो वो हम लोग देख रहे हैं। तो फाइलोजेनेटिक ट्री में आपको बताए थे कि यह कैसा है, यह विकासीय संबंध दर्शाता है। तो कहाँ से शुरू किए हम लोग, एक कोशिकीय प्रोटिस्टा से शुरू किए, फिर मल्टीसेल्युलर हुआ, फिर उसमें पैराजोआ यूमेटोजोआ यानी कि नॉन ट्रू टिश्यू और यूमेटोजोआ यानी ट्रू टिश्यूज। मतलब पैराजोआ में क्या था कि जो सत्य उत्तक थे वो नहीं थे, और यूमेटोजोआ मीन्स सत्य उत्तक थे। तो पैराजोआ का उदाहरण है आपका पोरीफेरा, और यूमेटोजोआ फिर आगे चल के दो में डिवाइड हुआ, पहला है रेडिएटा यानी रेडियल सिमेट्री जिसमें रहेगा, और डिप्लोब्लास्टिक रहेगा, और एक पार्ट है उसका बायलेटेरिया यानी बायलेटरल सिमेट्री, उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो रेडियल सिमेट्री में आपका निडेरिया है और टिनोफोरा है, जबकि बायलेटेरिया आगे चल के फिर दो ठो में बटेगा, किसके आधार पे, बॉडी कैविटी के आधार पे। तो ए सिलोमेटा यानी कि नो बॉडी कैविटी, उसमें है प्लेटी हेलमिंथी, जबकि सिलोमेटा यानी विथ बॉडी कैविटी, उसमें फिर ऊपर जाके लेफ्ट साइड सूडो सिलोमेटा यानी कि जो मेसोडर्म से लाइनअप नहीं रहेगा, उसको निमेटोडा उसका एग्जाम्पल है। अब फिर आगे है यू सिलोमेटा जिसमें बॉडी कैविटी जो है मेसोडर्म द्वारा लाइन रहेगा। तो उसमें आपका जो पहला लेफ्ट साइड ऊपर गया है प्रोटोस्टोमिया सिलम फ्रॉम सेल मासेस, मतलब सेल के मिलने से उसमें सिलोम बनता है, उसको एग्जाम्पल है मोलस्का, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। अब उसी तरह नेक्स्ट राइट ऊपर ड्यूटेरोस्टोमिया यानी सिलोम फ्रॉम अब डाइजेस्टिव ट्यूब द्वारा बनता है, तो उसमें है इकाइनोडर्माटा और कॉर्डाटा, क्लियर है यहाँ तक। तो यही है हम लोग का फाइलोजेनेटिक ट्री या फैमिली ट्री बोल लीजिए इसको, क्लियर है यहाँ तक। तो एग्जाम्पल सब याद रखना है कि किसका क्या था, पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथी, निमेटोडा, मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा और क्वाड्राटा, ये सबका याद रखना है। और सिमेट्री लेवल पे, सिलोम लेवल पे, और मेसोडर्म किसमें लाइनअप है नहीं है। तो इसी को बस, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही समझने के लिए है कि कोई जीव जो है कैसे विकसित हुआ। तो क्लियर है यहाँ तक सबको। अब हम लोग कुछ देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स। तो हम लोग मेनली यहाँ पे चार स्टडी करेंगे। पहला है टू किंगडम सिस्टम,
दूसरा है 3 किंगडम सिस्टम, तीसरा है 4 किंगडम सिस्टम, चौथा है 5 किंगडम सिस्टम। नाम से ही क्लियर है, 2 किंगडम है तो मतलब क्या हो गया कि किंगडम की संख्या कितनी होगी, उसमें 2 होगी। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो हम लोग देखते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन फर्स्ट में। सजीवों को प्रारंभ में 2 समूहों प्लांट्स तथा एनिमल्स में वर्गीकृत किया गया। पहले जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक तो ग्रुप बनाया 2, उसमें एक प्लांट को डाला गया, दूसरा एनिमल्स को डाला गया। तो जब 2 किंगडम का यूज हुआ तो उसको हम लोग क्या बोले, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। लिनियस ने इनको क्या नाम दिया, प्लांट्स जिसमें थे उनको प्लांटी तथा एनिमल्स जिसमें थे उसको एनिमेलिया। मीन्स कितना किंगडम, 2 किंगडम। तो लिनियस ने क्या कहा, प्लांटी किंगडम और एनिमेलिया किंगडम। प्लांटी में पौधों को रखा गया और एनिमेलिया में एनिमल्स को रखा गया। क्लियर है। तो हम लोग पहला किंगडम देखते जा रहे हैं, किंगडम प्लांटी। क्लियर है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया था, उसमें कौन कौन से जीव आ रहे थे, उनके क्या विलक्षण थे वो देखेंगे। क्लियर है। अब किंगडम प्लांटी का पहला पॉइंट मतलब इसका डिफिनेशन पहले देखते हैं, इसमें कौन कौन से जीव आते हैं। तो इसमें बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स, प्रकाश संश्लेषी पौधे तथा अप्रकाश संश्लेषी कवक शामिल है। मीन्स क्या हो गया कि इसमें बैक्टीरिया भी शामिल है, किसमें, किंगडम प्लांटी में। बैक्टीरिया जो कि कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। शुरू में जब इनका क्या था कि यह एक कोशिकीय थे या कम डेवलप्ड थे, तो ये भी किंगडम प्लांटी के अंदर आते थे। और जो प्रकाश संश्लेषण वाले पौधे थे तथा जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते थे वैसे कवक, सब इसमें सम्मिलित था। पूछेगा किंगडम प्लांटी में कौन कौन सा जीव था, तो क्या था मेरा, बैक्टीरिया था और प्रकाश संश्लेषी पौधे थे और अप्रकाश संश्लेषी कवक शामिल थे। क्लियर है। इसका विलक्षण देखते हैं कि हमको किंगडम प्लांटी में रखने के लिए उसमें क्या क्या विलक्षण होना जरूरी है। पहला तो देखते हैं सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति। क्लास 9th में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ जंतु कोशिका व पादप कोशिका में अंतर। दूसरा, कोशिका में अकार्बनिक क्रिस्टल तथा केंद्रीय रिक्तिका की उपस्थिति। क्लास 9th में देखे थे हम लोग कि इसका जो पादप कोशिका था तो उसमें केंद्र में एक बड़ी सी रिक्तिका हमको मिलती थी और उसमें अकार्बनिक क्रिस्टल मौजूद होते थे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, पोषण की अवशोषण विधि। यह पादप क्या करते हैं, जड़ों के माध्यम से अवशोषित करते हैं और पत्ते के माध्यम से ओटो वगैरह लेते हैं। तो ये क्या हो गया, पोषण का अवशोषण विधि हो गया। अब नंबर 4, असीमित वृद्धि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है। यानी क्या हो गया, एक पौधा जो है वो लाइफ टाइम ग्रो करता रहता है। इसका क्या मतलब हो गया, मान लिया एक पौधा था, मान लिया बोलिएगा कि आप मतलब जब लाइफ टाइम बढ़ता है तो वह बड़ा ही क्यों नहीं हो जाता है। जैसे मान लिया एक आम का पौधा है या फिर तुलसी का पेड़ है, तुलसी का पेड़ आपने सभी ने देखा होगा, तो क्या हो गया, उसका एक लिमिट हाइट होगा। अब आप बोलिएगा कि इसका अनलिमिटेड ग्रोथ कैसे होगा। ये क्या करता है, फूल आता है वो झड़ जाता है, पत्ती आता है वो भी पत्थर में झड़ जाता है, तो क्या होता है, इसमें ग्रोथ हो रहा है तभी तो दोबारा से वो आ रहे हैं। आप यही चीज अपने आप पे अप्लाई कीजिए। क्या कीजिए, आप अपना 32 का 32 दांत जो है उसको तोड़ दीजिए, तो क्या होगा, दोबारा से आएगा नहीं ना। मतलब हम लोग में क्या था, लिमिटेड ग्रोथ नहीं पाया जाता है, जबकि प्लांट्स में पाया जाता है। यदि आप किसी पेड़ का डाल को आप काट के एक साइड का काट के हटा दीजिए तो दोबारा से वहां पे नया ब्रांच निकल जाएगा। क्लियर है। तो असीमित वृद्धि को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है, यानी कि हमको पता चल जाता है कि हाँ ये पेड़ में वृद्धि हो रहा है, जो कि हमको क्लियरली दिखता है। क्लियर है। अब इसमें क्या होता है, सेंस ऑर्गन नहीं होता है, नर्वस सिस्टम नहीं होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम अनुपस्थित होता है। सेंस ऑर्गन मीन्स क्या हो गया, हम लोग का जो 5 इंद्रिय है उसमें से इंद्रिय उसको मतलब क्या हो गया, पेड़ टेस्ट का भी स्वाद नहीं ले सकता, टेस्ट कैसे आ रहा है किसी चीज का उसको नहीं पता है, या फिर किसी का सेंट कैसे आ रहा है, ये सब चीज उसको नहीं मालूम होता है। क्लियर है। उसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स क्या हो गया,
उत्सर्जन को निकालने के लिए स्पेशल शरीर में एक सिस्टम पाया जाता है, उसी को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। क्लियर है? तो इनमें नहीं पाया जाता है। अब नंबर 6, इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। जब उसमें क्लोरोफिल मिलेगा, क्लोरोफिल यानी हरित लवक, जब हरित लवक मिला तो क्या करता है? वह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण स्वयं करता है, मतलब खुद से करता है, किसी और पे आश्रित नहीं होता है। और जब ऐसे होता है तो इनको प्रोड्यूसर या उत्पादक भी कहा जाता है। मतलब क्या है? खुद से बना रहा है और दुनिया को दे रहा है। क्लियर है? जबकि हम जीव क्या करते हैं? हम किसी पौधे के प्रोडक्ट यानी उसका उत्पाद की सहायता से या पौधे किसी भाग का उपयोग कर हम भोजन का निर्माण करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्च के रूप में भोजन संरक्षित करना। मीन्स क्या होता है? पौधा जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है भोजन, तो उसको जो जितना यूज करना होता है उतना भोजन वो यूज कर लेता है। बाकी जो भोजन बच जाता है उसको स्टार्च के रूप में बदल के उसको जमा कर लेता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो ग्लूकोज या ग्लाइकोजन है, इसका यूज मतलब किसी ग्लूकोज को सीधा सीधी मतलब पौधा खा सकता है, जबकि स्टार्च को यूज में सीधा सीधी नहीं ले सकता। जब तक उसको ग्लूकोज में या ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करेगा उसको यूज नहीं कर पाएगा। इसलिए पौधा दिमाग लगाता है कि हम इसको स्टार्च में बदल के उसको जमा करके रख दें। जैसे कि हम लोग का आलू क्या है? वो एक स्टार्च ही तो है, उसको पौधा एक्स्ट्रा भोजन के रूप में जमा करके रखा है, वही तो मेरा आलू बना है। वो मेरा सीधा क्या है? वो स्टार्च है। स्टार्च ऐसे डाइजेस्ट सीधा सीधा नहीं होगा। स्टार्च जो है डाइजेस्टेबल नहीं होता है आसानी से। क्लियर है? इसमें क्या करते हैं? इसको पकाते हैं, यानी कि स्टार्च को तोड़ते हैं सिंपल फॉर्म में, तभी जाके हम उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। क्लियर है? मान लिया घर में कुछ बना है, कुछ खाने पीने का बना है, तो अब क्या घर में कोई रोक टोक करने वाला घर में नहीं है। खाना किचन में ऐसे ही रखा हुआ है। आपका पसंदीदा भोजन जो भी है वो ऐसे ही एज इट इज किचन खुला है उसमें रखा हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा? आप आसानी से खा लीजिएगा। लेकिन यदि उसमें ताला लगा दिया जाए, घर के बड़े चाहेंगे कि नहीं हमको इसको बचा बचा के यूज करना है, उसको एक बार में नहीं खाना है। क्लियर है? तो वो क्या करेंगे? वो गेट लॉक कर देंगे। तो क्या होगा? अब उसका यूज आप आसानी से नहीं कर पाइएगा जब तक कि बड़े का वहाँ पे परमिशन नहीं होगा। उसी तरह पौधे में क्या होता है? यदि वहाँ पे स्टार्च के रूप में जमा कर दिया तो पौधा का कोई भी भाग उसको भोजन के रूप में यूज नहीं कर सकेगा जब तक उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं करेगा। क्लियर है? वो कब संभव होगा? जब पौधे की मर्जी होगी। अब नेक्स्ट 8, गमन व संचलन अनुपस्थित होता है। मतलब पौधे या वृक्ष क्या होते हैं? वो चल फिर नहीं सकते हैं। क्लियर है? पॉइंट नंबर 9, कोई निश्चित आकृति नहीं होती पौधों की, वह शाखाएं उपस्थित होती है। मतलब क्या होता है? इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है और इनमें शाखाएं उपस्थित होते हैं। क्लियर है? जैसे कि हम लोग आदमी को ही देखें तो क्या होगा? जैसे हम लोग बोले आदमी, कुत्ता, बिल्ली, तो मेरे दिमाग में या किसी का भी दिमाग में उसका एक निश्चित आकार आ जाएगा। लेकिन यदि हम बोल देंगे आम का वृक्ष, तो जरूरी है कि उसका 4 ब्रांच इधर ही होगा, 4 ब्रांच तो 4 ब्रांच इधर होगा। हो सकता है उसका इधर 2 ही ब्रांच हो, ऊपर में ज्यादा दिया हो, मतलब उसका कोई आकृति नहीं होता है। कभी शाखाएं सीधी हो सकती है, कभी टेढ़ी हो सकती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम प्लांटी कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हम लोग किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया मीन्स जिसमें कि जिस किंगडम में एनिमल उपस्थित होगा। तो किंगडम एनिमेलिया में एक कोशिकीय प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ से लेके बहुकोशिकीय एनिमल्स आते हैं। क्लियर है? मीन्स इसमें एक कोशिकीय जीव भी आते हैं और बहुकोशिकीय जीव भी आते हैं, लेकिन कैसे? वो एनिमल्स, पौधे ने। क्लियर है? पहला देखते हैं इसका, सेल वाले यानी कि कोशिका भित्ति क्या होगी? उसमें नहीं पाई जाएगी, यानी कि एब्सेंट होगी।
इतना सा इंग्लिश समझ में आएगा ही आएगा, टेंशन मत लीजिए। यदि नहीं आ रहा है आपको समझ में तो आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये क्लास 9th का ही शब्द है, क्लियर है। और ऑप्शन पर्यंत तो सबको आता ही है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अकार्बनिक क्रिस्टल व केंद्रीय रिक्तिका क्या था, इसमें अनुपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिका में क्या था, ये चीज उपस्थित था। क्लियर है। आप जब याद कीजिएगा ना तो पॉइंट को एक दूसरे से कंपैरिजन करके याद कीजिएगा तो आपको आसानी होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पोषण की प्राणी संभोजी विधि, यानी इसमें क्या होगा, इंजेक्शन होगा। इंजेक्शन मीन्स अंतर्ग्रहण, मतलब पहले पूरा भोजन को अंदर लेगा, उसके बाद वो अंदर में उसका क्रियाविधि चलेगा, नहीं पचाएगा और अवशोषित करेगा। जो भी करना होता है वो अंदर करके करेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सीमित वृद्धि होती है, जबकि पौधों में क्या थी, उसमें असीमित वृद्धि थी। इसमें जो ग्रोथ होगा वो क्या होगा, एक लिमिट में होगा। ऐसा नहीं है कि 5 फीट 6 फीट 7 फीट 8 फीट 9 फीट से बढ़ते जा रहे हैं, उसका कोई ना कोई एक लिमिट होगा। मतलब हाथ इतना लंबा तो इतना ही लंबा होगा, पैर इतना लंबा तो इतना ही होगा। क्लियर है। और विकास लक्षण स्पष्ट नहीं होता है, हमको बस वहाँ क्या आकृति दिखता है, लेकिन उसमें क्या क्या विकास हुआ वो दिखता है क्या। किसी का होता है डीएनए में कुछ नया गुण आ गया हो तो वैसा लक्षण हमको आसानी से प्रदर्शित नहीं होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या होता है, सेंस ऑर्गन्स होता है, नर्वस सिस्टम होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम उपस्थित होता है। सेंस ऑर्गन मीन्स जिससे हमको बाहर का एनवायरनमेंट का पता चलता है, और नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, जो कि कंट्रोलिंग सिस्टम होता है हमारे बॉडी का, वो बॉडी को कंट्रोल करता है। क्लियर है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स हमारे शरीर के उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता है, और जब क्लोरोफिल इसमें नहीं मिलेगा तो क्या होगा, यह खुद से भोजन का निर्माण नहीं कर सकेगा, इसलिए भोजन पे दूसरे उत्पादक यानी पौधों पे या दूसरे जीवों पे आश्रित रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संरक्षित करता है, यानी एक्स्ट्रा भोजन जो है ग्लाइकोजन के रूप में उसको बचा के रखता है। मान लिया आपने आपकी रोटी खाने की क्षमता 4 है, आप पढ़ाई करते हैं, कोई लेबर वाला काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास जो डेली ट्यूशन आना जाना उसमें जितना पैटर्न का खर्चा है उसमें क्या होता है, आपका 3 रोटी का मान लिया यूज हो रहा है, तो मेरा 1 रोटी का जो एनर्जी बचा तो वो किसमें, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके बॉडी उसको रख लेता है। हो सकता है कभी आपको मंडी जाना पड़ जाए या फिर कभी आपने खाना नहीं बनाया आलस की वजह से, तो वही ग्लाइकोजन वहाँ पे यूज कर लिया जाएगा। और लेकिन जब क्या होगा, यही चीज हम क्या करेंगे, हमको खीर मिल गया, आलू दम का सब्जी मिल गया और पराठा मिल गया, तो हम क्या किए 6 7 8 पीस दबा लिए। अब क्या हो गया, मेरे पास भोजन ज्यादा है लेकिन उसका यूटिलिटी क्या है, मतलब उसका उपयोग क्या है, कम है, तो हमारे पास ग्लाइकोजन क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा, जो हमारे ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। क्लियर है। अब जब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गमन व संचरण इसमें उपस्थित होता है, मतलब ये क्या है, ये चल फिर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें निश्चित आकृति होती है जबकि शाखाएं नहीं होती, मतलब इसका कोई ब्रांच नहीं होता है। क्लियर है। और इसका आकार भी निश्चित होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, छोटा सा टॉपिक है, तो 2 किंगडम सिस्टम लोग देख रहे हैं, तो उसमें 2 वैज्ञानिक था, सिम्पर और आइकलर। सिम्पर और आइकलर, इसने प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में विभाजित किया या वर्गीकृत किया। यहाँ सब आपको मैंने बताया था कि कैटेगरी के आगे या पीछे उसे प्रीफिक्स लग के क्या होता है, उसका किंगडम्स को और सब कैटेगराइज करता है, मीन्स किंगडम है तो उसको सब किंगडम यानी कि उपसमूह में बांटता है। क्लियर है। तो सिंपल और आइकलर ने प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में बांटा। पहला तो क्रिप्टोगेमी, इसमें कैसा था, सीडलेस प्लांट, मतलब इसमें बीज कैसे होते थे, वो नहीं दिखते थे। और फेंड्रोगेमी, इसमें मतलब क्लियर सीड दिखता था। क्लियर है।
अब क्रिप्टोगेमी में हम लोग देखेंगे सीडलेस प्लांट, उसमें क्रिप्टोगेमी को 3 डिवीजन में बांटा गया। पहला है क्रिप्टोगेमी को 3 डिवीजन में बांटा गया। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। ये क्रिप्टोगेमी जो है कैसा है, ग्रीक वर्ड है। ये क्रिप्टोगेमी ग्रीक से आया हुआ है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा सारा एक सारा ये सब कैसा है, ग्रीक उत्पत्ति, मतलब ये ग्रीक भाषा से आए हुए शब्द हैं। तो यह थैलो का अर्थ है, इसका अर्थ होता है कि अविभाजित, अविभाजित। तो फाइटा का अर्थ हो गया प्लांट, मतलब ऐसे पौधे जो अविभाजित हो। क्लियर है। ब्रायोफाइटा, अब आप जब ब्रायोफाइटा को देखिएगा तो उसमें आप उसको क्लियर स्पष्ट नहीं कर पाइएगा। थैलोफाइटा में भी क्या है, हम लोग इससे क्या होता है, एक पौधा का हम लोग देखते हैं कि यह माने जमीन हो गया तो इसके नीचे इसका जरूर जड़ होगा और इधर पत्ती हो सकता है, फूल लगा होगा, मतलब हम लोग वहां पे क्लियर दिखता है। लेकिन थैलोफाइटा में क्या होगा, क्लियर हमको नहीं दिखेगा कि कैसे रहते हैं, वो अविभाजित रहते हैं। अब दूसरा डिवीजन इसमें ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा। क्लियर है। फिर थैलोफाइटा को आगे 2 सब डिवीजन में फिर से बांटा। पहला है एल्गी, दूसरा है फंजाई। फंजाई में आपका बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया भी आता है और इसमें वायरस भी आता है। अब क्यों आता है वो कौन जानेगा, सिंपल और आइक्लर। अभी हम लोग इसको आगे और चेक करेंगे कि यह 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सही है या फिर उसमें कुछ कमी है या फिर कुछ लिमिटेशंस हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। क्लियर है। तो क्रिप्टोगेमी देख लिया, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हेटेरोगेमी। सिंपल और आइक्लर का हम लोग देख रहे हैं, इस सब किंगडम बांटा था क्रिप्टोगेमी और हेटेरोगेमी। तो क्रिप्टोगेमी हमने देख लिया। अब दूसरा है हेटेरोगेमी, यानी कि इसमें क्या होगा, सीड इसमें क्लियर होगा और सीड इसमें होगा। जैसे कि हेटेरोगेमी में पहला जो हम लोग का डिवीजन है वो क्या है, स्पर्मेटोफाइटा। एक ही डिवीजन है सिर्फ और सिर्फ, इसमें एक ही डिवीजन है, कौन सा है, स्पर्मेटोफाइटा। फिर स्पर्मेटोफाइटा को आगे चल के 2 सब डिवीजन में बांटा। तो पहला है जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नो में देखिए ये आपका ग्रीक वर्ड है, जिम्नो का अर्थ हो गया नेक्ड, यानी कि नंगा या फिर बिना कवर का। क्लियर है। और ये जो स्पर्म है, स्पर्म, इसका मतलब हो गया सीड, यानी कि बीज, मतलब बिना कवर वाले बीज यानी बिना आवरण वाले बीज, मतलब इनको क्लियरली स्पष्ट देखा जा सकता है। जबकि एंजियोस्पर्म क्या होता है, एनजीओ, एनजीओ एक वर्ड है, इसमें क्या हो गया कि इसमें आपका मतलब हो गया कि एनजीओ का मतलब हो गया हिडन, और स्पर्म मीन्स आपको पता है बीज। तो बीज कैसे छिपे हुए, यानी कि उसमें कवर होगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं एंजियोस्पर्म को, मतलब इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। ठीक है। जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा, और एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा। क्लियर है। और इसमें हम लोग का स्पिंडल फॉर्मेशन है वो भी एब्सेंट होगा, जबकि एंजियोस्पर्म में स्पिंडल फॉर्मेशन प्रेजेंट होगा। इसमें मियोसिस एब्सेंट होगा, इसमें मियोसिस प्रेजेंट होगा। क्लियर है। तो क्रिप्टोगेमी, हेटेरोगेमी क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब इसका सीमा क्या है। हम लोग देखते हैं अब लिमिटेशंस ऑफ 2 किंगडम सिस्टम। लिमिटेशंस ऑफ 2 किंगडम सिस्टम मीन्स 2 जगत प्रणाली की सीमाएं, मतलब ये कहाँ तक अप्लाई हो सकता है, मतलब किस हद तक यह अप्लाई करने लायक है। तो देखते हैं कि यह 2 किंगडम सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था, यह लिनियस द्वारा दिया गया था। क्लियर है। और लिनियस क्या किया था,
जो जैसा दिख रहा था उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाया था, और एज इट इज उसने किंगडम और प्लांटेड दो किंगडम में उसको मार दिया था जीवों को। ठीक है, तो यह जीवों के नई जानकारियों के लिए, यदि हमको किसी जीव का नया इंफॉर्मेशन चाहिए कि अभी उसका क्या अपडेट है, तो वो इसको व्याख्या करने में वो क्या था, पर्याप्त था, यानी डिस्क्वालीफाई हो गया। तो इसका हम लोग लिमिटेशंस देखते हैं, कब कहाँ तक अप्लाई है। तो पहला हम लोग देखते हैं इसका पॉइंट, कुछ जीव पौधों के साथ प्राणियों वाले लक्षण एक साथ प्रदर्शित करते हैं जिससे उन्हें किस किंगडम में रखा जाए यह पता लगाना मुश्किल होता है। मीन्स क्या हो गया कि कोई जीव जो है वह पौधा का लक्षण तो दिखा ही रहा है, साथ ही साथ प्राणी यानी कि एनिमल्स वाला भी लक्षण दिखा रहा है। तो इससे हमको क्या हो गया, इससे हमको यह मुश्किल हो गया कि हम उसको या तो प्लांट किंगडम रखेंगे या फिर एनिमल किंगडम किस में रखेंगे, या चुन पाना हमको मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, युगलीना। युगलीना एक प्रोटोजोआ है, उसमें गमन व संचलन के लिए संरचना पाई जाती है और उसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। तो गमन व संचलन देख के कोई बोलेगा कि यह कैसा होगा, यह जो होगा एनिमल किंगडम का प्राणी होगा, जबकि दूसरा क्लोरोफिल देखेगा तो बोलेगा जरूर ये पादप जगत का प्राणी होगा। यानी कि क्या हो गया कि यहाँ पे एनिमल्स का भी दिखा रहा है करेक्टर और प्लांट के लिए भी करेक्टर्स दिखा रहा है। तो ऐसे में क्या हमको उसको किस कैटेगरी में रखना है वो अंतर कर पाना हमको मुश्किल हो जाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्पंज जैसे कई स्लेंट्रेट्स। स्पंज किस में आता है, स्लेंट्रेटा में आता है, स्लेंट्रेटा समूह में आता है। तो स्पंज कैसे होते हैं, वो स्थिर होते हैं, मतलब एक जगह फिक्स होते हैं, पेड़ की तरह एक जगह है तो है। दूसरा उसमें शाखाएं होती है। तीसरा उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, कैसी होती है, अनियमित होती है। इसके बावजूद किस में रखा गया इसको, इसे एनिमल किंगडम में रखा गया है। जबकि लक्षण कैसा दिखा रहा है, यह पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम वाला दिखा रहा है। क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो किंगडम क्लासिफिकेशन का हम लोग लिमिटेशंस देख रहे हैं। इसमें हम लोग पॉइंट 1 देख चुके हैं, पॉइंट 2 देखते हैं। कवक की अपनी अलग विशेषता है, मीन्स क्या कि उसका अपना खासियत है। जैसे कि हर इंसान यहाँ पे होता है, उसका एक अपना अलग उसका करेक्टर्स होता है, मतलब उसको एक विशेष विशेषता होता है। जैसे कि कोई होता है कि मतलब कोई गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट है, कोई सिलाई मशीन चलाने में एक्सपर्ट है, मतलब हर किसी ना किसी कोई ना कोई फील्ड में एक्सपर्ट है। कोई मोबाइल टाइपिंग में स्पीड है। क्लियर है। तो कवक कैसा है, कवक का अपना अलग विशेषता है, वो पौधे तथा जंतु दोनों का विलक्षण प्रदर्शित करता है। उसमें पौधे के जैसा क्लोरोफिल भी मिलता है और जंतु के जैसा विषमपोषी होता है। मतलब उसमें क्लोरोफिल मिला तो क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एक प्लांट है। लेकिन क्या देखिए उसका जो पोषण विधि था, जब क्लोरोफिल क्या वो स्वयं पोषी होना चाहिए था, लेकिन कैसा है, वो जंतु की तरह विषमपोषी है, यानी कि हेटेरोट्रोफिक है। क्लियर है। लेकिन वो पौधे की तरह स्थिर होते हैं, वह उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। बोलता है कि कवक जो है कैसा होता है, उसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। सॉरी मैंने अभी उपस्थित बोल दिया था। तो क्लोरोफिल इसमें एब्सेंट है जीव की तरह और विषमपोषी होता है। क्लोरोफिल एब्सेंट तो यह हेटेरोट्रोफिक हो गया। क्लियर है। लेकिन पौधा की तरह क्या होता है, यह स्थिर होता है, यानी फिक्स होता है, एक जगह होता है। और इनमें क्या कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लाइकेन। लाइकेन हम लोग पढ़े हैं क्लास 9th में। किसका किसका सहजीवी संबंध है, शैवाल और कवक का। कवक फंजाई और शैवाल एल्गी। क्लियर है। कवक रहने के लिए घर देता है, शैवाल उसको खाना देता है। क्लियर है। इसमें न तो पादप लक्षण मिलते हैं न ही प्राणी वाले लक्षण मिलते हैं लाइकेन में। क्लियर है यहाँ तक आप लोग सभी को। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया गया था कि इसमें जो है प्रोकैरियोट्स
और यूकेरियोट्स को स्पष्ट अंतर नहीं करके उसको एक साथ उसको रख दिया गया था। क्लियर है? असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की बोलते हैं इसको हिंदी में, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग इंग्लिश को याद कीजिए, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके आंसर राइटिंग कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे क्या आपको लिखने में आसानी होगा, समझने में भी आसानी होगा। क्लियर है? माइक्रोस्कोप का जब खोज हुआ उसके बाद सभी प्रोकैरियोट्स को किंगडम प्लांटी में रख दिया गया, जबकि वायरस को पौधे के साथ बिना कोई संबंध, तो वायरस जो था इसका मतलब कोई स्पष्ट ऐसा ही नहीं था कि वायरस को कुछ ऐसा अभिलक्षण जिससे कि हम लोग किंगडम प्लांटी में रखें। उसके बावजूद हम लोग बॉटनी यानी कि वनस्पति शास्त्र में एक शाखा के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। मतलब वायरस एक न पौधा नहीं होते हुए भी उसका हम लोग स्टडी किसमें करते हैं, बॉटनी। यह किसके कारण हो रहा है, यह टू किंगडम क्लासिफिकेशन के कारण हो रहा है, मतलब इसका कहीं ना कहीं तो इसमें कमी है। क्लियर है? तो आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।